हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 10 तक हम लोगों ने काफी स्टडी कर ली है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड ऑल द बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ काइनेमेटिक्स की। ठीक है, अब हम लोग कुछ इस पे क्वेश्चंस और करते हैं जो आपके बेसिक कांसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो यहां पर एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस with position as a function of time given by x is equal to xt। ठीक है, पॉइंट O is at x is equal to 0। पॉइंट O जो है वो x equal to 0 पे है। ठीक है ना, ये हमारी लाइन में बना रहा हूं, नंबर लाइन, और यहाँ पर x is equal to 0 पे हमारी पॉइंट O है। ऑब्जेक्ट किधर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट इधर भी हो सकता है, हमारा ऑब्जेक्ट इधर भी हो सकता है। ठीक है, सो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग x एक्सिस, उसने बताया नहीं है कि किधर मूव कर रहा है। इट कैन मूव इन दिस डायरेक्शन, इट कैन मूव इन दिस डायरेक्शन, ये सारी चीजें लेकिन आपको खुद से सोचनी पड़ेगी। तो an object is moving along the x-axis with position as a function of time given by x is equal to xt. Okay, point O is at x is equal to 0. The object is definitely moving towards O, मतलब O की तरफ ही वो मूव कर रहा है। उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो पहली कंडीशन वो बोल रहा है dx by dt less than 0। ठीक है ना, तो हम चलिए पहली कंडीशन बोल रहे हैं dx by dt less than 0 को डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर dx by dt less than 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी लेस देन 0 है। वेलोसिटी लेस देन 0 होने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी नेगेटिव है। dx by dt क्या होती है, हम लोग इस केस की बात कर रहे हैं, तो dx by dt वेलोसिटी होती है। नाउ वेलोसिटी लेस देन 0, वेलोसिटी लेस देन 0 का होने का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी इज नेगेटिव। dx by dt less than 0 indicates that velocity is less than 0, that is velocity is negative। और नेगेटिव वेलोसिटी क्या इंडिकेट करती है कि पार्टिकल इधर जा रहा है। ठीक है ना, पार्टिकल इस साइड पे आ रहा है। तो मान लीजिए पार्टिकल अगर यहां पर होता और इधर आ रहा होता तब तो वो x की तरफ आ रहा होता, लेकिन मान लीजिए पार्टिकल पहले ही यहां पर है और अगर वो इधर जा रहा है तो क्या वो x की तरफ जा रहा है? नहीं, वो x से दूर जा रहा है। तो dx by dt less than 0 हमेशा इस बात को इंडिकेट नहीं करेगा कि पार्टिकल जो है वो हमेशा पॉइंट O की तरफ ही आ रहा है। dx by dt less than 0 इस बात को तो इंडिकेट करेगा कि पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव है। लेकिन अगर पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव है और उसका पोजीशन भी नेगेटिव है पहले ही, तो पार्टिकल और उधर चली जाएगी, ना कि O की तरफ जाएगी वो। ठीक है, लेकिन अगर उसकी पोजीशन पॉजिटिव रहती तो पार्टिकल किधर आ जाती, डेफिनेटली वो O की तरफ आ जाती अगर dx by dt लेस देन 0 होता। तो एक क्वेश्चन है कि द ऑब्जेक्ट इज डेफिनेटली मूविंग टुवर्ड्स O, तो डेफिनेटली तो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर पार्टिकल पहले से ही नेगेटिव x पे हुआ तब तो और पीछे चला जाएगा वो। सो दिस ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ए जो है हमारा वो इनकरेक्ट है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहां पर ऑप्शन बी की, ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, dx by dt ग्रेटर देन 0। dx by dt ग्रेटर देन 0 होना इस बात को इंडिकेट करता है कि वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है ना, dx by dt ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 0। वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 0 होने का मतलब वेलोसिटी इज पॉजिटिव, मतलब पार्टिकल यहां पे है तो भी उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव और पार्टिकल यहां पे तो भी इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव। अब पार्टिकल पॉइंट O की तरफ तभी आता, dx by dt ग्रेटर देन 0 होने पे पॉइंट O की तरफ तभी आता जबकि उसकी इनिशियल पोजीशन नेगेटिव होती। मान लीजिए पार्टिकल पहले यहां पर है, कहीं पार्टिकल पहले यहां पर है और अब इस पार्टिकल की वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो पार्टिकल किधर मूव करेगा, x इक्वल टू 0 की तरफ। पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब पार्टिकल राइट की तरफ जा रहा है। तो अगर पहले वो ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ हुआ, मतलब पहले अगर उसका पोजीशन नेगेटिव हुआ और यदि उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है तो वो राइट की तरफ जाएगा, यानी यहां से राइट की तरफ जा रहा है, यानी किधर जाना, x इक्वल टू O, दैट इज ओरिजिन की तरफ जाना। लेकिन पार्टिकल मान लो पहले से ही वो पॉजिटिव x पे है, पार्टिकल पहले से ही यहां पर है और फिर यहां से अगर वो राइट की तरफ चला गया, तो यहां से अगर वो राइट की तरफ चला गया यानी कि वो ओरिजिन से दूर जा रहा है, और ओरिजिन से दूर जाना मतलब कि हमारा ऑप्शन बी भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। ओके, तो हम लोगों ने दो ऑप्शंस को डिस्कस कर लिया। अब हम आ रहे ऑप्शन नंबर सी पे। तो ऑप्शन नंबर सी हमें बताती है, वापस मैं ये डायग्राम बना लूं, दिस इज x इक्वल टू 0 एंड पार्टिकल यहां हो सकता है या पार्टिकल यहां हो सकता है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी हमें बता रही है dx स्क्वायर बाई dt लेस देन 0।
dx स्क्वायर बाई dt, इसको आप क्या लिख सकते हो 2x इंटू dx बाई dt। अब ये जो 2x इंटू dx बाई dt है, ये कहां से आएगा 2x इंटू dx बाई dt? आप सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और उसके बाद फिर क्योंकि t के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो dx बाई dt हो जाएगा। तो ये लिखा 2x इंटू dx बाई dt लेस देन 0। ये हमारी ऑप्शन सी लिखी हुई है, 2x इंटू dx बाई dt लेस देन 0, जिसमें से आप इस 2 क्योंकि पॉजिटिव कांस्टेंट है तो हटा सकते हो, ये इनइक्वालिटी का रूल है, इसको आप उधर ले जा सकते हो। तो ये लिखा हुआ है x इंटू dx बाई dt लेस देन 0। x इंटू dx बाई dt लेस देन 0 होने का मतलब कि x इंटू v लेस देन 0 लिखी हुई है, क्योंकि dx बाई dt हमारी वेलोसिटी है, तो x इंटू वी लेस देन 0 तभी हो सकती है, मान लीजिए कि x को आपने पॉजिटिव कर दिया तो अब वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होना है, और प्रोडक्ट लेस देन 0 होने के लिए दोनों को अपोजिट साइन का होना पड़ेगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस या माइनस इंटू प्लस भी माइनस। तो यानी कि हमारा आंसर अगर माइनस चाहिए तो अगर x प्लस है तो वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा? माइनस होना पड़ेगा। इफ x इज पॉजिटिव वेलोसिटी मस्ट बी नेगेटिव एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना। ये भी हो सकता है कि आप क्या करोगे, यहाँ पर x को ले लो नेगेटिव, क्योंकि x इंटू वी लेस देन 0 होना है, तो x को आप क्या ले सकते हो? नेगेटिव ले सकते हो। तो उस केस में वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा, ताकि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए। मतलब समझना कि अगर आपने x को नेगेटिव लिया है तो वेलोसिटी को पॉजिटिव होना होगा, यानी कि पार्टिकल जब यहाँ पे रहेगी तो उसको आगे जाना होगा। अगर उसका x नेगेटिव है तो उसका वेलोसिटी पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब टुवर्ड्स राइट, ठीक है। और अगर उसका x पॉजिटिव है तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होनी चाहिए। ये क्लियर है आपको? अगर उसका x पॉजिटिव है तो उसका वेलोसिटी नेगेटिव होना चाहिए, यानी इस केस में पार्टिकल हमेशा किधर जा रही है? इट इज गोइंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है ना। dx स्क्वायर बाई dt लेस देन 0 को आप कैसे लिख सकते हो? x इंटू dx बाई dt लेस देन 0। तो उस केस में x इंटू v लेस देन 0 होने के लिए x और v को अपोजिट साइन का होना होगा, यानी अगर x नेगेटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव और x पॉजिटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव। तो इस केस में पार्टिकल हमेशा किधर जा रही है? टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन पे अब हमें जाना ही नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि ऑप्शन सी ही हमारा हमें करेक्ट आंसर मिल गया। लेकिन अगर लास्ट ऑप्शन को आप देखो डी वाले को, तो डी के लिए क्या लिखोगे? x इंटू dx बाई dt ग्रेटर देन 0, तो इसमें दोनों को सेम साइन का होना पड़ेगा, यानी कि x पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव और x नेगेटिव तो वेलोसिटी नेगेटिव, और दोनों सेम साइन के होंगे तो इसका मतलब x पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव और x नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव। ये क्लियर है आपको? तो यानी कि इस केस में हमारा ये जो आंसर है वो गलत है, ठीक है ना, क्योंकि इस केस में पार्टिकल अवे चला जाएगा O से और इस केस में पार्टिकल अवे चला जाएगा O से। तो देयरफॉर होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। इसमें जो करेक्ट आंसर है इट इज आवर ऑप्शन नंबर सी, बाकी के ये तीनों रॉन्ग आंसर्स हैं, ठीक है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अब बच्चों मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है ना, इसको बहुत ध्यान रखना आप लोग। कई बार बहुत अच्छे लोग इसमें गलती करते हैं, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखना कि जो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज नेवर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है ना, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इक्वल टू, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है हमेशा इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। बोलना सही होगा क्या? नहीं, देखिए यहीं पे गड़बड़ होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन तो लोग दो चीजें लिखते हैं, एक तो लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और दूसरी चीज लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो ये दो चीजें लिखी हुई हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन पहला डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसमें पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखना। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज इन प्योर टर्म्स अगर आप लिखो तो एक्सेलरेशन वेक्टर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर।
Now what is magnitude of acceleration? तो magnitude of acceleration you can have two things in mind. The first thing is rate of change of magnitude of velocity और दूसरी चीज है magnitude of rate of change of velocity. ठीक है ना? इसमें से पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है. मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा क्यों है. ठीक है ना? तो देखिए ये चीज मैं पहले भी आपको बता चुका हूं. ठीक है, फिर से मैं एक बार बता रहा हूं कि लेकिन अगर इसको मैं पहले सिंबल वाइज लिख दूं तो पहले वाले को अगर आप ऐसे लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन तो देखिए क्या लिखा हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. ठीक है ना, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ v फाइनल माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, जिसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो डेल्टा मैग्नीट्यूड ऑफ v अपॉन डेल्टा t. आप ऐसे लिख सकते हो. ठीक है ना, या तो ऐसे लिख सकते हो d मैग्नीट्यूड ऑफ v बाय dt. ठीक है ना, d मैग्नीट्यूड ऑफ v बाय dt. ये चीज अगर आपने लिख दिया, ये क्या मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है? तो नहीं है ये. ठीक है ना, दिस इज नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन. बहुत ध्यान से इसको याद रखना आप लोग, ये ब्लंडर मत करना आप लोग. दिस इज not the magnitude of acceleration, rather what it is magnitude of rate of change of, या rather आप ऐसे लिख सकते हो simply this is rate of change of speed, rate of change of speed. इस बात को ध्यान रखना. ये क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड लिखा हुआ है एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन. इस बात को ध्यान रख लेना. ये जो चीज आपके पास लिखी हुई है ये स्टेटमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना, ये क्या कहलाती है? दिस इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. इन शॉर्ट ये कहलाती है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. और फिजिक्स में इसके लिए कोई भी शब्द नहीं है. रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड के लिए कोई भी शब्द नहीं है, वो सिंपली यही कहलाती है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड का जो हमारा फॉर्मूला होता है जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं वो होता है d मैग्नीट्यूड ऑफ v बाय dt. ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना. तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है? दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ओके, तो अगर आप इसको लिखना चाहो तब ध्यान से देखो इसको कैसे लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को. तो ये अब होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन. इसको ऐसे लिखोगे आप मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल. आप देख रहे हो इधर ऊपर न्यूमरेटर और इधर न्यूमरेटर में अंतर देखो. अभी मैं आप इसको एग्जांपल के थ्रू भी आपको ये अंतर समझाऊंगा, बट फिलहाल देखो इस अंतर को. ऊपर अभी क्या लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है. ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? दिस इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा v बाय डेल्टा t. ठीक है ना, और इसको अगर आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ dv बाय dt. ये चीज लिखेंगे हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में, मैग्नीट्यूड ऑफ dv बाय dt. So this is our magnitude of acceleration. This is magnitude of rate of change of velocity. या तो इसको आप क्या बोल सकते हो? magnitude of acceleration बोल सकते हो. ठीक है, so इस बात को ध्यान रखना और इसको अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई व्हीकल है. ठीक है ना, वो पहले जा रही है टुवर्ड्स नॉर्थ. इट इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ विथ वेलोसिटी 20 किलोमीटर्स पर आवर. ये 20 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ जा रही है एंड देन इट इज मूविंग, देन इट मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट विथ सेम वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर मैग्नीट्यूड वाइज. मैग्नीट्यूड वाइज अभी भी उसकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर ही है, पर अब वो ईस्ट जाने लगी. तो पहले जा रही थी 20 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, इसकी वेलोसिटी थी, और अब इसकी वेलोसिटी हो गई है 20 किलोमीटर पर आवर ईस्ट हो गई है. ठीक है ना, तो अगर आपसे बोले कि व्हाट इज द आई मीन चेंज, पहले अगर वो आपसे बोले कि टेल मी द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. ठीक है ना, पहला शब्द ध्यान से समझिएगा. अगर वो आपसे पूछे चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर वो आपसे पूछता है तो आप क्या लिखिएगा? दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ v फाइनल माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ v इनिशियल. ठीक है ना, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो मैग्नीट्यूड ऑफ v फाइनल माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ v इनिशियल.
तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी फाइनल आप लोग क्या लिखोगे, तो इट इज 20 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ का मैग्नीट्यूड माइनस फिर 20 किलोमीटर पर आवर ईस्ट का मैग्नीट्यूड, ये लिखोगे आप लोग। 20 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ का मैग्नीट्यूड माइनस 20 किलोमीटर पर आवर ईस्ट का मैग्नीट्यूड। तो 20 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 20 किलोमीटर पर आवर ही होगा, मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन हटा दिया आपने, एंड 20 किलोमीटर पर आवर ईस्ट का भी हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वापस डायरेक्शन आपने हटा दिया। तो 20 किलोमीटर पर आवर माइनस 20 किलोमीटर पर आवर यानी कितना हो गया, ये 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना कि अगर वो बोले चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब ये है, देखिए इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी हमेशा इंस्टैंटेनियस स्पीड के बराबर होती है, और कोई शब्द अगर वेलोसिटी के साथ अटैच्ड नहीं है कि वो एवरेज वेलोसिटी है या इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है, तो हमेशा उसको क्या माना जाता है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी माना जाता है। तो अगर वो आपसे बोल रहा है कि चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बताइए हमें, यानी वो पूछ रहा है चेंज इन स्पीड बताइए, तो चेंज इन स्पीड तो कुछ हुआ ही नहीं है, पहले भी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर और अभी भी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर है। तो बहुत ध्यान से इस चीज को, इस लाइन को समझना आप लोग। ये लाइन है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर कोई बस या अगर कोई पार्टिकल पहले 20 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ जा रही थी और फिर वो घूम करके 20 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट जाने लगी, तो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 0 किलोमीटर पर आवर। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज 0 किलोमीटर पर आवर। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अगर वो आपसे बोले मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, अब ध्यान देना आप, अगर वो आपसे बोलता है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हमें ध्यान देना है, ठीक है ना। अब देखना ये दोनों स्टेटमेंट कितने अलग हैं। पहला स्टेटमेंट था चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और दूसरा स्टेटमेंट है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इन दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब पहले चेंज इन वेलोसिटी पता करोगे आप, v फाइनल माइनस v इनिशियल और फिर इसका मैग्नीट्यूड लोगे। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, समझ रहे हो आप। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इसके पहले वाला था चेंज इन वेलोसिटीज मैग्नीट्यूड, मतलब आप समझना, इसके पहले वाला जो लिखा हुआ था वो क्या था, अगर वो स्टेटमेंट देखो तो वो स्टेटमेंट था डेल्टा मॉड ऑफ v, दैट वाज चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। ये जो हमारे पास लिखा था दिस वाज चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अभी मैंने दिखाया था, इट वाज मैग्नीट्यूड ऑफ v फाइनल माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ v इनिशियल, और इसका आंसर हमारा क्या आ गया था, 0 किलोमीटर पर आवर आया था, ठीक है ना। लेकिन ये है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, शब्द को ध्यान दो, तो डेल्टा v, तो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज मैग्नीट्यूड ऑफ v फाइनल माइनस v इनिशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ v फाइनल माइनस v इनिशियल करोगे अगर आप लोग इस केस में, तो क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है ना। v फाइनल माइनस v इनिशियल, अभी जो मैं बता रहा था उसमें ईस्ट माइनस नॉर्थ करना था, क्योंकि फाइनली ईस्ट की तरफ जा रही थी और पहले किधर जा रही थी, नॉर्थ की ओर। तो क्या लिखोगे, 20 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट माइनस 20 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ का मैग्नीट्यूड। ये क्लियर है आपको, दिस इज मैग्नीट्यूड। इसके पहले वाला जो था ना आपके पास चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो इसमें क्या लिखा था आपने, इसमें लिखा था आपने मैग्नीट्यूड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट माइनस 20 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, और फिर आपने सब्ट्रैक्ट किया था, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो कितना आ गया, 20 किलोमीटर पर आवर माइनस 20 किलोमीटर पर आवर, तो इसका आंसर 0 ही आ गया आपका, ठीक है ना। क्यों दोनों का मैग्नीट्यूड इसमें 20 आ गया, क्योंकि देखिए इसमें डायरेक्शन हट गया, ठीक है। होपफुली ये बात क्लियर है आपको। चेंज इन, दिस इज चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दैट इज चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मतलब फाइनल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी माइनस इनिशियल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो फाइनल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी 20 है और इनिशियल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी 20 है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये जो हम देख रहे हैं दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी,
तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब पहले चेंज इन वेलोसिटी देखेंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ v फाइनल माइनस v इनिशियल मींस फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर करेंगे पहले और फिर उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो इट इज 20 किलोमीटर पर आवर ईस्ट माइनस 20 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ। और अगर आप लोग को इसका आंसर पता हो वेक्टर में तो 90 डिग्रीज पे ये दोनों वेक्टर्स अगर सब्ट्रैक्ट होंगे तो इसका आंसर आएगा 20√2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, 20√2 किलोमीटर पर आवर। और ईस्ट माइनस नॉर्थ होता है हमारा साउथ ईस्ट। वो भी मैं दिखा देता हूं कि कैसे होता है। ईस्ट माइनस नॉर्थ हमारा क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो यानी कि इसका जो हमारा आंसर आएगा इट इज 20√2 किलोमीटर पर आवर अगर मैग्नीट्यूड केवल देखोगे तो। और डायरेक्शन भी देखोगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 20√2 किलोमीटर पर आवर साउथ ईस्ट। ठीक है ना। तो इस पूरे क्वेश्चन में अच्छा ये कैसे हो गया, वेक्टर चैप्टर में आपने पढ़ा है कि 20 किलोमीटर पर आवर ईस्ट माइनस 20 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ करेंगे तो 20√2 किलोमीटर पर आवर साउथ ईस्ट आ जाएगा। 20 क्यों, क्योंकि कोई भी वेक्टर a माइनस वेक्टर b करोगे तो क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ वेक्टर a स्क्वायर प्लस वेक्टर b स्क्वायर माइनस 2 इंटू वेक्टर a इंटू वेक्टर b cos 90। अगर 90 डिग्री इनके बीच का एंगल है तो लास्ट वाला पार्ट तो 0 हो गया, cos 90 था। अब अंडर रूट में 20 का स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर तो 20√2 हो गया। और डायरेक्शन कैसे है, तो ईस्ट माइनस नॉर्थ को क्या लिख सकते हो आप, ईस्ट प्लस माइनस नॉर्थ। माइनस नॉर्थ क्या हो जाएगा, साउथ। तो ईस्ट प्लस साउथ उसको क्या लिख सकते हैं, साउथ ईस्ट लिख सकते हैं। तो यानी कि हमारा ये आंसर है। तो अगर कोई बस पहले चल रही थी नॉर्थ की ओर और फिर मुड़ करके चलने लगी ईस्ट की ओर, ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब व्हाट इज चेंज इन स्पीड, तो उसका आंसर आ जाएगा 0। और इसीलिए अगर वो आपसे पूछेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड तो उसका भी आंसर आ जाएगा 0। लेकिन अगर वो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी तो उसका आंसर आएगा 20√2 किलोमीटर पर आवर। और अगर एक्सेलरेशन पूछेगा तो मान लीजिए अगर आपको टाइम देगा तो 20√2 डिवाइडेड बाय दैट टाइम, दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो इन दोनों शब्द को ध्यान रखना आप लोग। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज दिस, ठीक है ना, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। आप मॉड लगाओ और अंदर डेल्टा v लिखो एंड दिस इज चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जिसमें डेल्टा बाहर रहेगा और मॉड यहाँ पे अंदर रहेगा। तो ये जो चीज आपके सामने लिखी है दिस इज चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और ये जो चीज आपके पास लिखी हुई है दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। दोनों का आंसर अलग अलग आता है। जब एक्सेलरेशन लिखना होता है हम लोग को, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, सो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, दैट इज डेल्टा v बाय डेल्टा t, ठीक है ना। लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड अगर आपसे पूछे तो इट इज डेल्टा मॉड ऑफ v बाय डेल्टा t। तो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। समझ रहे हो, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखो गलती कहां होती है, हमेशा हम लोग क्या बोल देते हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझना स्टेटमेंट्स को। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेरी ट्रू। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ आप क्या बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये क्लियर है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। लेकिन अगर आपसे बोले रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड तो वो क्या हो जाएगा, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बोले तो डेल्टा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बाय डेल्टा टी, और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बोले तो मॉड ऑफ डेल्टा v बाय डेल्टा टी, ठीक है ना। तो इस चीज को बार बार आप रिवाइंड करके देखकर बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना आप लोग, ओके। तो बच्चों अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। ये क्वेश्चन इरोडोव का है, ठीक है, और इरोडोव के नाम से जनरली बच्चे डरते हैं, पर देखना कि जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है उससे कितना इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। एंड हमारे लेक्चर्स में मैं आपको पूरा इरोडोव सॉल्व करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोर्ड वगैरह के एग्जाम तो बहुत इजीली क्लियर कर लोगे आप लोग, ठीक है। तो अब देखो आप कि अब पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरली, रेक्टिलिनियरली मींस इन अ स्ट्रेट लाइन। तो पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरली विद डी एक्सेलरेशन whose modulus depends upon, now modulus means mod या magnitude, तो whose modulus depends on the velocity v of the particle as a is equal to alpha root v। मतलब ये deceleration है, deceleration, और मतलब ये v के opposite direction में होगा हमेशा, ठीक है ना। deceleration मतलब acceleration v के opposite direction में है, पर उसका magnitude दिया हुआ है a is equal to alpha under root v, जहां पे alpha is a positive constant, where alpha is a positive constant
at the initial moment the velocity of the point is equal to v naught, मतलब t equal to 0 पे initial moment का मतलब क्या हो गया, t equal to 0. तो at t is equal to 0 the velocity of the point is equal to v naught. अब क्वेश्चन नंबर 1 है what distance will it traverse before it stops, वो रुके उससे पहले कितनी दूरी तय करेगी. और दूसरी चीज है what time will it take to cover that distance, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो कितना टाइम लेगी. ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर है. तो यहां पर देखिए पहले मैं देख रहा हूं कि कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी बिफोर इट स्टॉप्स. तो मैंने एक बात आप लोगों को पहले बता रखी है कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होता है. तो a इज इक्वल टू होता है v dv बाय ds, होता है नहीं होता है. लेकिन यहां पर ये जो a है इसके सामने माइनस साइन लगा लेंगे क्योंकि वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो अब आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसको ds को अगर इधर लाओ तो ds इज इक्वल टू माइनस ऑफ v dv बाई a. ठीक है ना, a को नीचे ला रहे हैं हम. अब a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा अंडर रूट v लिख सकते हैं. ये क्लियर है आपको, ये गिवन है क्वेश्चन में. तो अल्फा अंडर रूट v हो गया, a की जगह पे हमने लिखा अल्फा अंडर रूट v. अब ये अंडर रूट v है और यहाँ पे ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, v लिखा हुआ है. ठीक है ना, मैं इसी स्टेप पे कर देता हूं. तो ये अंडर रूट v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा, अंडर रूट v बच जाएगा. अंडर रूट v बचने का मतलब क्या है कि v की पावर क्या हो गई हमारे पास 1/2 हो गई. ये क्लियर है आपको. तो माइनस ऑफ v टू द पावर 1/2 बाई अल्फा लिखा हुआ है. अब दोनों साइड में इंटीग्रेट करूंगा, ये क्लियर है आपको. तो इधर भी इंटीग्रेशन और इधर भी इंटीग्रेशन. तो इधर इंटीग्रेशन करूंगा तो ध्यान रखना आप लोग, ये माइनस साइन है, ये जो अल्फा है जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा. तो ये अल्फा इंटीग्रेशन से बाहर आ गया. तो ये क्या लिखा हुआ है आपके पास 1 बाई अल्फा एंड इंटीग्रेशन ऑफ v टू द पावर 1/2 dv. ये क्लियर है आप लोगों को. तो इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके पास माइनस ऑफ 1 बाई अल्फा एंड इंटीग्रेशन ऑफ v टू द पावर 1/2 dv. ठीक है, तो ds का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा आपका r फाइनल माइनस r इनिशियल, दैट इज हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है माइनस 1 बाई अल्फा और v की पावर 1/2 जो होगी ये क्या होगी, v की पावर 3/2, क्योंकि 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, तो अपॉन 3/2 और अपॉन 3/2, तो ये 2 पर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा. यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या हो जाएगी -2/3. ठीक है ना, और अल्फा नीचे है और ऊपर क्या है आपके पास v टू द पावर 3/2. v टू द पावर 3/2 कहां से कहां तक ये वेलोसिटी होगी. तो पहले वेलोसिटी v नॉट थी, क्वेश्चन में दी हुई है, इनिशियल लिमिट v नॉट है और फाइनली रुकना है उसको, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई. ये क्लियर है. यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू -2/3 अल्फा, ये जो लिखा हुआ है. एंड फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले अपर लिमिट डालोगे तो 0 टू द पावर 3/2 माइनस, और फिर से लोअर लिमिट डालोगे तो v नॉट टू द पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा. ठीक है ना, तो 0 टू द पावर 3/2 तो 0 ही हो गया. तो यानी लिखा हुआ है s इज इक्वल टू -2/3 अल्फा इनटू अंदर क्या लिखा हुआ -v नॉट टू द पावर 3/2. तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया. तो यानी कि हमारा आंसर है जो डिस्प्लेसमेंट है 2/3 अल्फा इनटू v नॉट टू द पावर 3/2. ओके, सो दिस इज एज सिंपल एज दिस. देखिए इरोडोव का क्वेश्चन कितना सिंपल है. अगर हम लोगों ने सिंपल इक्वेशन का प्रयोग कर लिया, a इज इक्वल टू v dv बाय ds, तो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू 2/3 अल्फा इनटू v नॉट टू द पावर 3/2. ठीक है, अब वो आपसे क्या पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा उसको स्टॉप होने में. तो हमें एक बात तो और पता है कि एक्सेलरेशन जो होती है वो dv बाय dt होती है. ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर दोनों का साइन उल्टा होगा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का, क्योंकि रिटार्डेशन है. तो a इज इक्वल टू -dv बाय dt लिखूंगा मैं. ये क्लियर है. लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एक्सेलरेशन जो है वो टाइम का फंक्शन नहीं है, वो वेलोसिटी का फंक्शन है. और मैंने पिछले लेक्चर से बहुत अच्छे से समझाया था कि जिसका फंक्शन होता है उसके साथ ले जाते हैं. तो मैं dt को इधर लाऊंगा और ये हो जाएगा माइनस ऑफ dv अपॉन a. ये क्लियर है, जिसका फंक्शन होगा उसके साथ जाएगा. तो वेलोसिटी का फंक्शन है तो वेलोसिटी के नीचे आ गया. ये क्लियर है, वेलोसिटी के साथ आ गया और dt इधर चली गई अकेले. ठीक है, तो अब a की जगह पे आप लोग क्या लिखोगे, अल्फा अंडर रूट v लिखोगे, अल्फा अंडर रूट ऑफ v. ठीक है ना, अंडर रूट v का मतलब क्या हो गया कि लिखा हुआ अल्फा इंटू v की पावर 1/2.
अभी v की पावर 1/2 है, ऊपर जाकर के क्या हो जाएगी, v की पावर -1/2 होगी, यानी dt इज इक्वल टू आपके पास क्या लिखा होगा, v की पावर, ये माइनस तो है ये साइन सामने, v की पावर -1/2 बाई अल्फा, ठीक है ना, इनटू dv, ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। और अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर लूंगा इसको, तो अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करता हूं तो इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल टू, अब इधर -1/अल्फा तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, एंड अंदर इंटीग्रेशन किसका होगा, v की पावर -1/2 dv का, ठीक है। तो v की पावर -1/2 dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, मतलब v की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, यानी v की पावर 1/2 अपॉन 1/2, ये क्लियर है आप लोगों को। और dt का तो t ही हो जाएगा, इक्वल टू -1/अल्फा, और ये हो गया v की पावर 1/2 अपॉन नीचे 1/2, तो ये 2 आ गया ऊपर, ठीक है ना। तो t इक्वल टू -2/अल्फा इनटू v की पावर 1/2, और वेलोसिटी कहां से कहां तक, तो वेलोसिटी इनिशियली v0 थी और बाद में क्या हो गई, 0 हो गई, तो यानी कि t इज इक्वल टू आप लोग क्या लिखोगे, -2/अल्फा, और उसके बाद फिर 0 की पावर 1/2 माइनस v0 की पावर 1/2, ये क्लियर है, -2/अल्फा 0 की पावर 1/2 माइनस v0 की पावर 1/2, बस आपका आंसर आ गया। सो योर आंसर इज वेरी इजी, ये तो हट गया, तो इट इज -2v0 की पावर 1/2/अल्फा, ठीक है ना। क्या लिख सकते हो आप लोग अपना आंसर, -2v0 टू द पावर 1/2/अल्फा, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, ये माइनस बाहर आ गया, सो योर आंसर इज 2v0 टू द पावर 1/2/अल्फा। वैसे भी टाइम जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो उसका आंसर पॉजिटिव ही आना था, तो इट इज 2v0 टू द पावर 1/2/अल्फा। सो दिस इज एज सिंपल एज दिस। तो आप देखिए, अगर आपके कांसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इरोडोव के भी क्वेश्चंस को कितने इजीली तरीके से कर सकते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स, होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया जो मैंने अभी डिस्कस किया। अब मैं यहाँ पे दो क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये दोनों AIEEE में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और भी क्वेश्चन कराऊंगा, और फिर इस चैप्टर में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, दैट इज मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, ये दोनों AIEEE के क्वेश्चंस हैं, AIEEE 2005 में आए हुए। तो पहला क्वेश्चन है कि a particle is moving eastward with a velocity of 5 meters per second and its velocity changes to 5 meter per second northward in 10 seconds. Determine the average acceleration during this time. तो ठीक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आज के लेक्चर में अभी डिस्कस किया है, आप इसको अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, the relation between time t and distance x is given by t equal to alpha x square plus beta x, where alpha and beta are positive constants. Then the acceleration is, first is -2abv square, second is 2bv cube, and third is -2av cube, and fourth is 2av square, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को कैलकुलेट करके और रखना है, यहाँ पे v जो है वो वेलोसिटी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, एंड प्लीज डू दिस क्वेश्चंस, कीप दिस क्वेश्चंस विथ यू with their proper solution, and I will be discussing in the next class.